इस बिंदु पर यानी इस आवेश पर ये बाकी तीनों आवेशों की वजह से कितना बल लग रहा है, उसका परिणामी मान कितना होगा, वही हम लोग यहाँ पर निकालना है। आपको देखिए यहाँ पर एक बात समझना है कि कभी भी अगर किसी बिंदु पर आपको बल पता करना हो, जैसे यहाँ पर बिंदु O है जहाँ पर आवेश बड़ा Q रखा हुआ है, और आपको अगर यहाँ पे बल पता करना है तो इसके चारों तरफ जितने भी आवेश होंगे, जैसे 3 आवेश है बिंदु A, B और C पर, तो इन सभी आवेशों की वजह से यहाँ पे कितना बल लगेगा, पहले आपको एक एक करके उनको निकालना होगा। और उसके बाद क्योंकि बल सदिश राशि होता है तो आपको इस बिंदु पर सभी बलों का जो सदिश योग होगा वो निकालना होगा। सदिश योग को करने का जो तरीका होता है वही तरीका आपको यहाँ पर समझना है। तो आपको यहाँ पर बल कितना होगा उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग सदिश योग करते हैं। अगर दो मान लेते हैं कि जैसे दो बल है किसी एक बिंदु पर लग रहा है, अगर मुझे उन बल का सदिश योग करना है, उनको सदिश योग का मतलब होता है वेक्टर एडिशन, तो किस तरह से किया जाएगा वो आप यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं F1, F2, F3 है, इनका मान लिख लेते हैं। F1 बल कौन लगा रहा है, वो आवेश जो बिंदु A पे रखा हुआ है। क्योंकि सभी आवेश सहजाती हैं तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो बिंदु A है, बिंदु A पर जो आवेश Q है, छोटा q, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो कहाँ धक्का देगा, नीचे धक्का देगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, धक्का देने वाला बल, तो इसको धक्का देगा नीचे। तो जो बल लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, और उसको लिखा जाएगा बल F1 बराबर। अब देखिए जब भी हम लोग बल लिखते हैं तो बल को लिखने का जो सूत्र होता है वो होता है कूलम नियम से हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ r² क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बिंदु A से O है ये दूरी हम लोग को नहीं पता है। जो समबाहु त्रिभुज का ये भुजा है वो दिया है L, लेकिन हमें ये दूरी चाहिए, A से O के बीच की दूरी, या C से O की, या B से O की। तो ये दूरी हमें नहीं पता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दूरी को निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इस जो अपना सूत्र होता है उसमें रख देंगे। तो दूरी निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जो दूरी ये आएगा वही दूरी ये भी होगा और वही दूरी ये भी होगा। तो कोई एक निकालेंगे, बाकी सबके लिए दूरी सेम रहेगा। तो मान लेते हैं ये दूरी x है। दूरी निकालने के लिए हम लोग एक आसान सा तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर तरीका ये है, हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो 60 अंश का होता है। अगर पूरा कोण 60 अंश का है, इसका मतलब जो ये कोण हुआ ये कितने का हो जाएगा, 30 अंश का। पूरा जो भुजा की लंबाई है वो L दिया हुआ है, जो ये आधी लंबाई होगी वो हो जाएगी L/2। तो L/2 हो गया। अब देखिए हमें ये कोण पता है, कोण के बगल में L/2 है जिसको मैं आधार बोल रहा हूँ, और जो कर्ण है वो x है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 बन रहा है। अब ये 90 बन रहा है राइट एंगल, यहाँ पर L/2 है मतलब आधार है और एक कर्ण है। तो अगर कर्ण हो, आधार हो और कोण पता हो तो ऐसे केस में हम लोग त्रिकोणमिति यूज़ कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में अगर हम लोग कॉस यूज़ करते हैं, जिसे यहाँ पर लिखा जाता है cos 30, जो कॉस होता है उसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार मतलब कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा L/2, तो हो जाएगा L/2। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है x, तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण लिखा। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 बराबर L/2x। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें x पता करना है, तो x हो जाएगा L/3 में 3। तो ये x का मान हो गया। अब जो मान यहाँ पर x का आया वही मान यहाँ पर भी होगा और यही मान यहाँ पर भी होगा। तो इसको लिख देंगे F1 बराबर 1/4πε0, Q1 को Q मान लेते हैं और Q2 को कैपिटल Q मान लेते हैं, बड़ा Q। तो लिखा जाएगा Q गुणे Q बटे, यहाँ पर आता है r²। तो r का मान तो ये आया L/√3, तो हो जाएगा L/√3²। अब इसको अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा 1/4 ε0 QQ डिवाइड बाई
ये हो गया L², √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जो करड़ी में 3 है उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस 3 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, तो चाहे आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, तो जैसा आपके किताब में लिखा हुआ है 3/4πε0 QQ डिवाइड बाई L²। तो जो बिंदु A पर आवेश है उस आवेश की वजह से बड़े Q पर इतना बल लग रहा है जो नीचे की तरफ है। अब अगर मुझे इस बल को एक दिशा के हिसाब से लिखना रहा तो देखिए ये बल नीचे लग रहा है, F1 जो है वो नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अगर आप बिंदु A से O की तरफ आओ तो आप A से O ऐसे नीचे आओगे, पहले आप A पर आओगे फिर ऐसा आप A से होते हुए O पर आओगे, तो A से O नीचे है और ये बल भी नीचे ही लग रहा है। मतलब जो F1 बल है वो AO के अनुदिश है। अनुदिश का मतलब जो दिशा AO का है उसी दिशा में कौन सा बल लग रहा है, F1। तो ये F1 का मान हो गया। किसके अनुदिश है, AO लाइन के या AO रेखा के अनुदिश है। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे F2 का मान और हम लोग निकालेंगे F3 का मान। अब देखिए F2 और F3 का मान कैसे लिखा जाएगा उसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तीनों बिंदु A B C पर जो आवेश है वो समान रखा गया है, Q Q Q। भले नाम Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है बट उनका सबका देखो मान सेम है, Q Q Q। जो बिंदु आवेश जो आवेश यहाँ पर है बिंदु O पर वो भी कौन सा है, बड़ा Q है। मतलब कि हर तरफ आवेश का मान सेम है, यहाँ पर भी वही आवेश है। इस आवेश पर जो दूरी यहाँ का है वही दूरी यहाँ से भी है, वही दूरी यहाँ से भी है। अब सोचिए हर आवेश से दूरी समान है, हर यहाँ पर A B C बिंदु पर आवेश सेम रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल की जो मात्रा बिंदु A पर लगे आवेश की वजह से लग रही थी उतना ही बल ये आवेश भी लगाएगा और उतना ही बल ये भी आवेश लगाएगा। यानी तीनों आवेश की वजह से इस बिंदु पर जो बल लग रहा होगा उस बल की मात्रा सेम होगी, बल की दिशा सेम नहीं होगी। देख सकते हैं आप दिशा अलग अलग है, ये प्रतिकर्षित करेगा इधर बल लगाएगा, ये प्रतिकर्षित करेगा बल इधर लगाएगा। तो बल की दिशा अलग अलग है लेकिन जो बल की मात्रा होगी वो समान होगा, सेम होगा। यानी जो F1 आया वही F2 होगा और वही कितना होगा, F3। तो सबका मान बराबर होगा। तो F1 F2 बराबर F3 बराबर, ये दोनों किसके बराबर रहेंगे, F1। और F1 का मान आप देख सकते हैं इतना लिखा हुआ है और ये बराबर हो जाएगा 3/ε0 QQ/L²। अगर आपको F2 जो यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए F3 लग रहा है, अगर आपको F3 का दिशा लिखना हो तो देखिए F3 ऐसा लग रहा है। जब हम लोग जा रहे हैं C से O की तरफ तो मैं बोल सकता हूँ जो F3 बल है वो CO रेखा के अनुदिश है। ठीक उसी तरह से जो F2 बल है वो BO रेखा के अनुदिश है। तो जैसे B से O जाएंगे तो B से देखिए कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। F2 भी इधर ही लग रहा है जिस दिशा में B से O दर्शा गया है। तो ये हो गया। अब हमें ये मान कितनी मात्रा में बल लग रहा है वो मात्रा निकल के आ गया। अब हम इस पर परिणामी बल निकालेंगे। तो परिणामी बल निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर जो सदिश योग होता है उसका यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो कैसे उसका यूज़ करेंगे वही आपको यहाँ पे समझना है। देखिए जो F1 बल है वो सीधा लग रहा है इस तरह से। अगर पूछा जाए कि ये कौन से दिशा में लग रहा है तो आप बोलेंगे ऊपर होता है y प्लस में धनात्मक में, तो नीचे होगा y ऋणात्मक में। तो ये जो F1 है वो y दिशा में लग रहा है लेकिन ऋणात्मक, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। कौन सा बल, F1 बल। लेकिन जो F2 और F3 है अगर आप देखें तो वो जो बिंदु वहाँ पर है F2 यहाँ लग रहा है और F3 यहाँ लग रहा है। ये लग रहा है F2 और ये लग रहा है F3। क्या ये F2 x दिशा में लग रहा है? नहीं, x दिशा तो इस तरह से होता है। क्या y दिशा में है? नहीं, ये ना तो x दिशा में है और ना ही y दिशा में है। ठीक उसी तरह से जो F3 है ये भी ना तो x दिशा में है और ना ही y दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बलों का, सिर्फ इन दोनों बलों का परिणामी बल निकालेंगे और फिर उसको हम लोग F1 के साथ दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, जैसे ये बल लग रहा है 9 न्यूटन मान लेते हैं, ये भी बल लग रहा है 9 न्यूटन, तो ये इधर लग रहा है 9, ये इधर लग रहा है 9,
तो जो इस बिंदु पर परिणामी बल होगा वो दोनों के बीच में लग रहा होगा। यानी ये बिंदु ना तो यहाँ जाएगा और ना ही यहाँ जाएगा, बल्कि वो ऐसा जाएगा, इस दिशा में जाएगा, क्योंकि इन दोनों का परिणामी बल यहाँ लगेगा। इसको लिखा गया Fr। यहाँ पर R को ही हम लोग बोलते हैं परिणामी, रिजल्टेंट जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट बल यहाँ पे लग रहा है, किनका? F2 और F3 का। यहाँ पे देखिए F2 का, F3 का, F1 का, सबका मात्रा सेम है, सबका मान सेम है। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ F। यानी मैं F2 को भी F बोल सकता हूँ, F3 को भी F बोल सकता हूँ, F1 को भी F बोल सकता हूँ। तो देखिए अब इसको लिखा जाएगा Fr² बराबर, जब कभी भी सदिश योग करते हैं तो उसको जो लिखने का तरीका होता है वही तरीका हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। तो लिखा जाएगा Fr² बराबर, यहाँ हो जाएगा F1², 1 नहीं है, 2 और 3 है, तो लिखा जाएगा F2² प्लस F3² प्लस 2 F2 F3 cos थीटा। थीटा क्या हुआ? दोनों बलों के बीच का कोण। तो ये कोण, जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो जो यहाँ पर ये कोण बन रहा होगा, ये कोण बन रहा होगा 120 अंश। तो यहाँ जो थीटा का मान होगा, ये थीटा का मान वो लिखा जाएगा, समबाहु त्रिभुज है तो आप उसको करके देख सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर ज्योमेट्री करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 120 बनेगा। क्योंकि देखिए ये 90 है तो मतलब ये भी 90 हुआ, ये 30 हुआ तो ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, तो ये पूरा कितना हो गया? 120। और ये जो कोण है इसके ठीक विपरीत बना हुआ है, तो अगर ये 120 तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। तो ये 120 हो गया। F2 और F3 को हम लोगों ने F के बराबर यहाँ लिया हुआ है, तो लिखा जाएगा Fr² बराबर, जहाँ F2 है वहाँ लिखेंगे F² प्लस F3 को लिखेंगे F² प्लस 2F गुणे F cos 120। अब cos 120 का मान कितना होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, तो लिखा जाएगा Fr² बराबर F² प्लस F² प्लस 2F² cos 120। जो ये था इसी को मैंने वहाँ दोबारा से लिखा यहाँ पर। अब जो cos 120 होता है, वैसे आपको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ये होता है cos 90 प्लस 30। और जो cos 90 प्लस 30 है, 90 प्लस है, 90 से ज़्यादा। और जब भी cos में 90 से आगे जाते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलता है वो ऋणात्मक मिलता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन 30। साइन 30 1/2 होता है, तो उसको हम लोग यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो cos 120 माइनस 1/2 हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ रखेंगे। तो लिखा जाएगा Fr² बराबर, ये हो जाएगा देखिए 2F²। यहाँ देखो cos 120 माइनस 1/2 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस 2F² और cos 120 ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या रह गया? 2F² माइनस F², तो कितना आ जाएगा? F²। तो F2 और F3 का जो परिणामी बल है Fr जिसको बोला गया है, उसका स्क्वायर इतना आ रहा है। इसका मतलब जो Fr है वो F आ जाएगा। तो जिस हमने यहाँ पे देखो बनाया था, ये बिंदु यहाँ पर था, ये यहाँ पे था, यहाँ क्या लग रहा था? F2, यहाँ क्या लग रहा था? F3, बीच में क्या लग रहा था? Fr। और Fr कितना लग रहा, कितना आया? F आया। अब अगर आप चित्र में देखेंगे तो जैसे ये चित्र हो गया, यहाँ पर बनाया हुआ है, Fr यहाँ पर है ऊपर की तरफ। अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ऊपर अब लगेगा ये हो गया Fr जो ये है, और इसी के ठीक विपरीत क्या लग रहा है? F1। Fr लग रहा है प्लस y डायरेक्शन में और F1 लग रहा है माइनस y डायरेक्शन में। और देखिए F1, F3, F2 सबका मान क्या माना था? F।
और यहाँ पर देखिए जो एफ आर आया वो एफ़ के बराबर आया, तो इसके ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पे क्या लग रहा है, F1, और ये F1 भी किसके बराबर है, F के बराबर है। यानी इस बिंदु पर ऊपर बल F लग रहा है और नीचे भी बल F लग रहा है, तो कुल कितना बल लग रहा होगा, कुल बल लग रहा होगा 0। अगर ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, तो कुल कितना लग रहा होगा, 0। तो जो कुल परिणामी बल हो जाएगा इस आवेश पर वो कितना हो जाएगा, 0, जो यहाँ पर पूछा गया था। तो ये हो गया उदाहरण 1.6। अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी समबाहु त्रिभुज बोला हुआ है, शीर्षों पर आवेश स्थित है, आवेश Q और -Q है। इस बिंदु पर आवेश -Q है, बाकी दोनों पर Q और Q है। और बोला गया है कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा होगा। आपको बिंदु A, B, C तीनों बिंदु के लिए जो आवेश रखे हुए हैं उन पे हर आवेश पे कितना कितना बल लग रहा होगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आवेश है वो ये तीनों शीर्ष पे रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर दूरी नहीं निकालना है, दूरी जो है वो L के बराबर ही होगा। अब अगर इसको आप ऐसा बनाते हैं इस तरह से, देखिए मैं पूरा एकदम थोड़ा इसको हर एक कैसे लिखा जाता है हर एक पॉइंट को मैं आपको करके बताऊंगा। किताब में अगर आप देखेंगे तो 6, 7, 8 लाइन में आपको उसका पूरा आंसर आ गया है, लेकिन हर एक लाइन कैसे लिखा गया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर बिंदु है -Q, यहाँ पर बिंदु है Q, यहाँ पर आवेश है Q, -Q आवेश है, Q और Q है। इसको नाम दिया गया है आवेश 3, इसको नाम दिया गया है आवेश 2, 1, और इसको आवेश दिया है, इसको नाम दिया है आवेश 2। जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि हर आवेश पर दूसरों की जिस बल लगता है, तो हम लोग पहले इसके लिए देख लेते हैं। ये आवेश प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों अगर सहजाती रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आवेश 1 पर 2 की वजह से जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, क्योंकि धक्का दे रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो लिखा जाएगा बल किस पे लग रहा है, आवेश 1 पर, किसकी वजह से, आवेश 2 की वजह से। अगर आपको ये बल लिखना हो तो आप लिखेंगे F12 बराबर ये 1/4πε0 Q1 Q2, दोनों का देखो Q है, तो लिखा जाएगा Q × Q बटे यहाँ का दूरी कितना है L, तो हो जाएगा L²। तो F12 का मान ये हो गया। अब अगर आप इनका देखेंगे, हम लोग इस पे देख रहे हैं कि इस पे बल कितना लग रहा है, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, लेकिन जो ये है ये ऋणात्मक आवेश है, ये कैसा है, धनात्मक आवेश है। तो जो ऋणात्मक आवेश है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब इसकी वजह से इस पे बल ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ। ये बल कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है, आवेश 1 पर। कौन लगा रहा है, आवेश 3, 2 तो ये है आवेश 3। अगर आप इस बल का मान लिखेंगे तो आप लिखेंगे F13 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। यहाँ भी देखो Q1 का मान Q है, Q3 का मान -Q है। तो आप चाहो तो उस माइनस को पहले लिख सकते हो बाहर। मैं अगर उस माइनस को बाहर लिखता हूँ, मान लीजिए उसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो हो जाएगा Q × Q बटे L²। अगर आप ध्यान से देखें तो F12 और F13 का जो मान है, जो मात्रा है बल का, वो समान आया है दोनों में। जितना बल F12 है उतना ही F13 है, सिर्फ एक में आया है प्लस और यहाँ पर आया है माइनस। तो आप यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि अगर बल प्लस में आ रहा है इसका मतलब वो प्रतिकर्षित बल है। अगर बल माइनस में आ रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो कैसा रहेगा, आकर्षित। तो अगर बल लिखा है +5 न्यूटन और बल लिखा है -5 न्यूटन, तो दोनों बल की मात्रा सेम होगी। यहाँ भी 5 न्यूटन है, यहाँ भी 5 न्यूटन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये माइनस है, माइनस मतलब 0 से छोटा नंबर हुआ तो ये बल कम होगा, ये बल ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में प्लस और माइनस जो होता है वो ज़्यादातर दिशा के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, दिशा बताने के लिए, या फिर बताने के लिए कि जो बल लग रहा है वो बल प्रतिकर्षित बल है या फिर आकर्षित बल है। तो अगर आपको ऐसा प्लस में दिया हुआ है
धनात्मक में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बल होगा वो प्रतिकर्षित बल होगा, यानी दो सजातीय आवेशों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो हमेशा प्लस में आएगा। लेकिन अगर विजातीय आवेश होंगे तो बल किस में आएगा, माइनस में। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर धनात्मक में बल दिया हुआ है तो प्रतिकर्षित बताएगा, अगर ऋणात्मक में दिया हुआ है तो आकर्षित बताएगा। अब देखिए F1 to F13, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर F12, यहाँ पर F13। अब क्योंकि इस बिंदु पर दो बल लग रहा है, बल एक सदिश राशि होता है, तो जब कभी भी एक बिंदु पर दो सदिश लग रहे हो, चाहे वो बल हो, त्वरण हो, वेग हो, कुछ भी दिया रहे, कोई भी अगर सदिश राशि है और अगर एक बिंदु पर दो लग रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग कभी भी उन दोनों का सदिश योग फाइंड करते हैं। और जो सदिश योग है उसको निकालने का एक तरीका होता है, एक तो सूत्र होता है, जो सूत्र हमने इसके पहले लिखा था, लेकिन वो सूत्र को डिराइव करते हैं, प्रूफ करा जाता है। तो उस सूत्र को जब हम लोग सरल करते हैं, जब उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसको आपको पढ़ाया जाता है। जब हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपको उसका वो ज़रूरत नहीं जानने का। तो उस सूत्र को निकालने का जो तरीका होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि इन दोनों बल का जो परिणामी बल होगा वो कहाँ लग रहा होगा। तो अगर मुझे इन दोनों बल का परिणामी बल निकालना है तो उसका तरीका होता है कि इस लाइन के, जो यहाँ पर ये बल F12 है, इसके ठीक समानांतर यहाँ पर आप एक ऐसा लाइन बना दीजिए, इसके ठीक समानांतर मतलब पैरेलल। और जो ये F13 है इसके समानांतर ऐसा बना दीजिए। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एक तरह का समांतर चतुर्भुज बनेगा। और जब आप उसका ये ऐसा बनाएंगे, अगर इसको आप कर्ण बोलते हैं, तो ये जो वो होगा लाइन, इसको अगर मैंने लिखा है F1, तो ये जो F1 होगा वो इन दोनों बलों का परिणामी बल होगा। तो परिणामी बल निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उसका जो ये कर्ण बनता है वही उसका परिणामी बल का दिशा होता है, जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ के लिए F1 to F13 निकाला, ठीक उसी तरह की यहाँ पर भी देखिए बनाया गया है। यहाँ पर इस आवेश पर जैसे हमने आवेश 1 के लिए किया, वैसे यहाँ पर देखिए आवेश 2 के लिए किया गया है। आवेश 2 पर कौन बल लगा रहा होगा, आवेश 1, तो ऐसा धक्का देगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया फोर्स, यानी बल आवेश 2 पर लग रहा है 1 की वजह से। इस तरफ ये जो यहाँ पर आवेश है इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। तो देखिए लिखा गया है F23। इन दोनों का परिणामी बल यहाँ लगेगा, जिसको क्या दिया गया है, F2। तो यहाँ पर हो गया F1, यहाँ पर हो गया F2। तो जैसे हमने इसको निकाला है ठीक वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें भी एक आपको धनात्मक मिलेगा और दूसरा कैसा मिलेगा, ऋणात्मक। इसके बाद जो बिंदु C है उसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो बिंदु C हो गया, ये बिंदु, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। अब इस पर इन दोनों की वजह से बल लगेगा। अगर आप इससे पता करेंगे यहाँ पर, तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो बल यहाँ लगेगा ऐसा, वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। तो लिखा जाएगा बल कौन से आवेश पे लग रहा है, तीसरे पर। कौन लगा रहा है, पहला आवेश। तो देखिए यहाँ लिखा गया है F31। जो ये आवेश है ये भी इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा, तो ऐसा बना देंगे। ये बल आवेश 3 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो देखिए ऐसा हो गया। अब अगर आपको इन दोनों का, क्योंकि देखिए ऐसा बल लग रहा है, तो अगर आपको इन दोनों का परिणामी बल निकालना है तो वही तरीका होता है, आप ये बना दीजिए समांतर चतुर्भुज। और जब इसको अब ऐसा बनाएंगे तो ये जो दिशा होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं F3। तो F3 क्या हो गया, F3 हो गया परिणामी बल। किसका परिणामी बल, F31 का और F32 का। अगर मुझे इस F31 का मान लिखना कि F31 होगा कितना, तो लिखेंगे F31 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। देखो एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस आप चाहो बाहर लिख दो, तो हो जाएगा Q²/L²। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये भी लिखा जाएगा F32 बराबर 1/4πε0। यहाँ भी देखो एक माइनस है और एक प्लस है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा Q²/L²।
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों की देखो, दोनों का मात्रा बराबर है। जितना बल है F31 उतना ही कौन है F32। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर है दिशा का। F31 इधर लग रहा है, F32 इधर लग रहा है। दोनों का दिशा अलग अलग है, लेकिन दोनों का मात्रा क्या है, समान है। समान मात्रा में दोनों बल लग रहे हैं। तो अगर मैं इस बल को मान लेते हैं F माना, तो ये बल भी कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये F हो गया, ये F हो गया। तो देखिए अगले पेज में बनाता हूँ। ये बिंदु C है, यहाँ पर और यहाँ पर दो बल लग रहा था, F31 F32। यहाँ पर लग रहा था F31, यहाँ लग रहा था F32 और इनका परिणामी बल यहाँ पर था F3। देखिए F3, और दोनों को हमने क्या माना है, F माना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 अंश होगा। तो ये कोण 60 अंश होगा। हमने इसको भी F माना है और इसको भी F लिया है। तो लिखा जाएगा F3 स्क्वायर बराबर, हमने इसके पहले भी किया हुआ था। जब हम करेंगे ये तो इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर धन 2, ये दोनों कॉस थीटा। सेम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका मान कितना है, F है। इसका भी मान कितना है, F है। तो लिखेंगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F गुणे F कॉस। अब इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। तो ये लिखा जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3F स्क्वायर बराबर F3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए F3 का मान कितना आ रहा है, √3F। तो ये F3 का मान आ गया। अब अगर आप F3 का दिशा देखिए तो F3 देखिए ऐसा नीचे लग रहा है, ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ। उदाहरण 1.6 में जैसे F1 लग रहा था, वैसे यहाँ पे देखो F3 लग रहा है नेगेटिव ऋणात्मक y दिशा में लग रहा है। लेकिन देखो F1 यहाँ लग रहा है और F2 यहाँ लग रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ बनाता हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइन बना देते हैं। इस बिंदु पर F1 यहाँ लग रहा है, तो मान लेते हैं ये बिंदु हो गया। यहाँ पर इधर लग रहा है F1। जो F1 है वो न तो x दिशा में है, नेगेटिव x दिशा में, और न तो y दिशा में है। जो F2 है वो ऐसा लग रहा है, यानी जो F2 है वो ऐसा लग रहा है। मैंने दोनों को एक ही बिंदु पे बनाया है, तो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। अब मुझे इन दोनों के बीच में जो ये कोण है वो निकालना होगा, ताकि मैं इनका परिणामी निकाल कर F3 के साथ कंपेयर कर सकूं। तो जैसे हम लोगों ने इस बिंदु पर F1 और F2 बनाया है, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है कोण, वही हम लोग को निकालना है। तो ये कितना होगा उसको निकालने के लिए पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि जो ये कोण हुआ वो कितना हुआ, 60 अंश का हुआ। तो अगर ये 60 अंश का, तो जो ये बाहर का कोण है, यानी ये कोण, ये बाहर वाला, वो कितना होगा, 120। अब ये 120 है और ये 60 है, ये अंदर का 60 है, ये बाहर का 120 हो गया। तो जो ये कोण होगा, ये कोण यहाँ का, जो ये कोण होगा, ध्यान रखिएगा पूरा 120 है, पूरा 120 है। तो ये कितना रह जाएगा, 60। मतलब आधार से F2 60 पर है, तो यानी इस लाइन से F2 कितने पर है, 60 डिग्री पर। तो वैसे यहाँ पर भी ये भी F1 भी कितने पर होगा, 60 अंश पर। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो कितना हो गया, 120, और कुल 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो यानी F1 और F2 को अगर मैं एक ही बिंदु पर बनाता हूँ तो उनके बीच में कितना कोण बन रहा होगा, 60 अंश का। अब हम लोग इस F1 और F2 का परिणामी बल निकाल लेंगे। तो देखिए एक बिंदु पर हमने ऐसा बनाया F1 और ऐसा बनाया F2। इनका जो परिणामी बल होगा ऊपर होगा, उसको लिखा गया FR।
दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 60। अगर आप यहाँ देखें तो हमने देखा है कि जो मान F1 का आएगा वही मान F2 का भी आएगा। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा भी है F1 बराबर F2 बराबर F, उसको भी नाम F दिया गया है क्योंकि आप देखो यहाँ जो बल की मात्रा आई है, जो यहाँ पर आई है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, सब एक समान है। सिर्फ कुछ में ऋणात्मक है, कुछ धनात्मक है। ऋणात्मक बता रहा है आकर्षित, धनात्मक बता रहा है प्रतिकर्षित। बाकी हर बल की जो मात्रा है वो समान है। हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को, जो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, अगर उसको मुझे नहीं मान के चलना है तो मैं ऐसा लाइन बनाता हूँ, इसको मॉड बोलते हैं। जब आप मॉड बोलते हैं तो जो ऋणात्मक होता है धन कोई संख्या, उसको भी हम लोग धनात्मक मान के सॉल्व करते हैं, तो ये मॉड है। तो यहाँ देखिए मॉड भी बनाया हुआ है, इसका मतलब कि सब बल का जो मात्रा होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, F1 और F2 को भी हम लोग F मान लेंगे। तो जो इनका परिणामी बल Fr होगा जो ऊपर की दिशा में है, ऊपर की दिशा मतलब धनात्मक y दिशा में जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60। देखिए ये यही मान आया और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3F। अब देखिए इस बिंदु पर यहाँ देखिए F3 नीचे लग रहा है जिसका मान कितना है √3F, और जो इन दोनों का परिणामी बल आया वो ऊपर लग रहा है, वो भी कितना आया √3F। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों बल हैं F1 F2 और F3, इन तीनों का जब आप सदिश योग करोगे तो कुल कितना आ जाएगा 0।